Hello. Hello. Okay. Afternoon, everybody. Can you all hear and see me? आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Please बताइए. Afternoon, everybody. Are you all able to hear and see me? Sabere say I'm having some difficulties in my audio connectivity. Hope everything is fine now. Yes. Afternoon, everyone. How are you all doing? कैसे आप सब लोग? Yes, I'm doing fine. सर लग है. अरे कुछ lag है. Okay. Is it lagging? Please tell me. Clear है? Is the video clear for everybody? Just comment C for clear. Comment C for clear. It's lagging. Okay. All good? सर लैग हो रहा है. ओके, एक मिनट. नॉट सिंक्ड. ओके. आई एम रिफ्रेशिंग फ्रॉम माय एंड. यू आल्सो रिफ्रेश फ्रॉम योर एंड. ठीक है, मैं मेरे एंड से रिफ्रेश कर रहा हूं, आप भी एक बार रिफ्रेश कीजिए. गाइस प्लीज टेल मी, एम आई क्लियर राइट नाउ? अभी क्लियर है मेरी आवाज? आफ्टरनून एवरीवन. इज माय वॉइस क्लियर नाउ? प्लीज टेल मी. ऑल क्लियर? थैंक यू. वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, आफ्टरनून एवरीबॉडी. Guys, आज I will be taking only up New Zealand because my flight timings have been rescheduled. आप सब जानते हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा फॉग चल रहा है, कह सकते हैं फॉग चल रहा है. सो आई विल हैव टू लीव अर्ली बाय एट अराउंड 2 to 2:15. मुझे छोड़ना पड़ेगा आज क्लास को. सो टुडे विल ओनली डू न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया विल स्टार्ट अप आइदर टुमारो और फ्रॉम मंडे. ठीक है, तो मुझे भागना पड़ेगा बिकॉज आई हैव फ्लाइट टू क्रैच एट 5:30. रीशेड्यूलिंग हो चुका है, कुछ कर नहीं सकते नहीं है, तो गेट इन बिट. चलो, तो आई एम डूइंग न्यूजीलैंड टुडे. We will start from a very small country, and in New Zealand you will be able to see all the different parameters which I will be discussing. Then New Zealand से हम लोग धीरे 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 complexity बढ़ाएंगे. From 2018 I am doing map marking analysis. For the first time in the year 2018, the debate came of a new continent called as Zealandia. ठीक है, इस साल in the sense 2023 में it finally got accepted that yes, we do have another continent called as Zealandia. तो 2018 से सेम चीज डिस्कस कर रहा था कि न्यूजीलैंड से आप क्यों शुरुआत करते हैं, बिकॉज न्यूजीलैंड वाज अ पार्ट of an ancient continent called as Zealandia. When I'm discussing New Zealand, I will be discussing using the same approach, the physical, the political, the economic and the social. तो उसी सेम अप्रोच से हम लोग चलेंगे. एंड आज आपको एक ट्रेलर मिलेगा कि मैं सारी माउंटेन रेंजेस, सारे लेक्स, सारे लोकेशंस कैसे करता हूँ. ठीक है, तो एवरीवन इज रेडी विथ द मैप ऑफ न्यूजीलैंड. प्लीज ओपन अप द मैप ऑफ न्यूजीलैंड इन योर एटलस एंड कमेंट मी ओ. प्लीज ओपन अप योर मैप ऑफ न्यूजीलैंड एंड कमेंट मी ओ. न्यूजीलैंड कहाँ? सेपरेट मैप है आपके एटलस में. आई रियली डोंट नो द पेज नंबर बिकॉज 8वें एडिशन का पेज नंबर मुझे याद नहीं है. एक बार वो कर दीजिए. चलिए, so when I'm discussing up with you all New Zealand, first of all you have to understand from where do these two islands came. Okay, ये कहाँ से ये दो islands आए. ठीक है, so this year it has been accepted and this year it has been formally accepted in the sense that New Zealand was once a part of an ancient continent called as Zealandia. तो ये आपका ऐसा Zealandia नामक एक continent था. ये जो continent है, this continent sunk. Okay, and this continent was separated from Australia by a trough. It is called as Cato Depression. It is called as Cato Depression. Cato trough या फिर Cato Depression से ही ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली सेपरेटेड था.
अभी भी है बट वो अभी तस्मान सी में नीचे में है. When I'm talking about New Zealand, you need to keep two things in mind. The first thing is in which latitudes we are. And when I'm talking about New Zealand, you need to understand the tectonics of New Zealand also. अभी जो लोग मेरे साथ नए से जुड़े हुए हैं जिनका जियोमॉर्फोलॉजी आई गेस आप किसी का भी नहीं हुआ है, तो मैं ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दी सबडक्शन मार्जिन्स. सबडक्शन मार्जिन्स यानी बेसिकली क्या होते हैं, मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट देना चाहूंगा. सी, व्हेन वी स्टडी द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ, तो हम लोग इंटीरियर्स ऑफ अर्थ को दो पार्ट्स में विभाजित करते हैं. आइदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज और इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल रिजिडिटी. जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी, डेंसिटी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं. तो on the basis of chemical composition, we divide the earth into three: crust, mantle and core. I guess आप सबने ये पार्ट तो सुना ही होगा. बट जो दूसरा पार्ट आता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल रिजिडिटी, इसमें हम लोग धरती को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वी डिवाइड द अर्थ इनटू थ्री पार्ट्स. वी डिवाइड द अर्थ इनटू लिथोस्फीयर, we divide the earth into asthenosphere and we divide the earth into mesosphere. हम लोग धरती को इन तीन लेयर्स में प्रीडोमिनेटली डिवाइड करते हैं: लिस्थोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर. जब मैं मैकेनिकल रिजिडिटी की बात करता हूं, मैकेनिकल रिजिडिटी मींस कि कौन सी लेयर ज्यादा सॉलिड है या फिर कोई लेयर क्या डिफॉर्मेबल है. क्या आपने अगर प्रेशर लगाया तो क्या वो लेयर डिफॉर्म हो सकती है? तो आउट ऑफ दीज टू, ये जो हमारा एस्थेनोस्फीयर होता है ना, ये एस्थेनोस्फीयर इट इज लाइक अ फोम, इट इज लाइक अ जेली. आप सबने बचपन में कभी ना कभी जेली खाई होगी, तो वो जेली की तरह डिफॉर्मेबल होता है. इसका एग्जैक्ट जो रीजन है, ये मैं जब आपको सिलिकेट मिनरल्स पढ़ाऊंगा तब आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आएगा, बिकॉज आई यू रिक्वायर द नॉलेज ऑफ सिलिकेट मिनरल्स फॉर इट. बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए कि जो एस्थेनोस्फीयर है, it starts from around 100 kilometers, it goes to around 300 to 400 kilometers beneath the surface. ये जो एस्ट्रोनोस्फीयर है ये सेमी सॉलिड है, इट इज लाइक अ जेली. इसको अगर आपने ऊपर से प्रेशर लगाए तो कॉम्प्रेस हो सकता है. एंड जब मैं लिथोस्फीयर की बात करता हूं तो इसमें आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आता है एंड इसमें आपका ओशनिक क्रस्ट आता है. जो धरती की सबसे पहली लेयर है जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं. क्रस्ट आपके पास दो टाइप का होता है, आइदर यू हैव कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और यू हैव ओशियनिक क्रस्ट. इफ यू आस्क मी, sir, can you please define some very simple properties of both of this, so I can surely define them. Continental crust is lighter, it is less dense as compared to the oceanic crust. Oceanic crust is more denser, it is more heavier, and it is even more darker. So continental crust once formed, it can never get destroyed. On the other hand, on the contrary, the oceanic crust gets recycled on Earth. ओशियनिक क्रस्ट का ना रिसाइकलिंग होता है. तो ओशियनिक क्रस्ट हेवी होता है, इसलिए वो सबडक्ट करता है, वो मेल्ट करता है, इट रिसाइकल्ड एंड इट कम्स बैक अगेन. दिस वी कॉल इट एज विल्सन साइकिल. मैं आपको ये पूरा पढ़ाऊंगा, यू डोंट नीड टू वरी. आई विल बी कवरिंग एवरी टॉपिक ऑफ दिस इन डिटेल. अभी बस मैं आपको खाली इंट्रोड्यूस करा रहा हूं. तो ये जो लिथोस्फीयर है ना, ये एस्थेनोस्फीयर पे ड्रिफ्ट करता है. जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है एंड ओशियनिक प्लेट्स है, दे ड्रिफ्ट ऑन द एस्थेनोस्फीयर. इफ यू सी द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में सर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशियनिक प्लेट्स कौन सी है, तो दुनिया की जो सबसे बड़ी प्लेट है, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लेट, इट इज कॉल्ड एज द पैसिफिक प्लेट. तो ये इस तरीके से आपकी पैसिफिक प्लेट है. इट इज लाइक दिस कंप्लीटली. ओके, ये ऐसी आपकी पैसिफिक प्लेट है, पूरा इधर से इधर से. दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लेट एंड दिस इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशियनिक प्लेट ऑल्सो. ये दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट है एंड ये दुनिया की सबसे बड़ी ओशियनिक प्लेट भी है. ठीक है.
जब मैं कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात करता हूं तो कॉन्टिनेंटल प्लेट में सबसे बड़ी प्लेट आपकी यूरेशियन प्लेट आती है। द बिगेस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट ऑफ द वर्ल्ड इज द यूरेशियन प्लेट। सो अगर आप न्यूजीलैंड में देखेंगे कि हो क्या रहा है, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन न्यूजीलैंड, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन एवरीबडी। So these are our small two islands of न्यूजीलैंड। आप सब जानते हैं अभी कि न्यूजीलैंड जो था ये एंशियंट कॉन्टिनेंट का पार्ट था कॉल्ड एज जीलैंडिया। न्यूजीलैंड के ईस्ट कोस्ट पे ना आपकी पैसिफिक की सबडक्शन मार्जिन है इस तरीके से। यहां पे आपकी पैसिफिक प्लेट जो है, योर पैसिफिक प्लेट इज बेसिकली सबडक्टिंग अंडरनीथ द ऑस्ट्रेलियन प्लेट। पैसिफिक प्लेट बड़ी है, वो हेवी है, इसलिए वो सबडक्ट कर रही है। तो न्यूजीलैंड के ईस्ट कोस्ट पे यू आर हैविंग टू आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड, 1 and 2। ये जो फर्स्ट है इट इज कॉल्ड एज द नॉर्थ आइलैंड एंड द सेकंड वन इट इज कॉल्ड एज द साउथ आइलैंड। तो जो सबडक्शन जोन है वो कहां पे है? नॉर्थ आइलैंड के ईस्ट में है। एंड ये जो सबडक्शन मार्जिन है ये इस तरीके से जाती है। सो हियर यू हैव एक्टिव सबडक्शन। यहां पे आपका सबडक्शन जो है वो रुक गया है। So here the Australian plate and the Pacific plate they are just slipping past one another। ये खाली स्लिप पास कर रहे हैं। तो नॉर्थ आइलैंड के ईस्ट में आपको सबडक्शन मिलता है एंड साउथ आइलैंड के साउथ वेस्ट में आपको सबडक्शन मिलता है। तो दिस इज वेयर यू फाइंड सबडक्शन। इसके वजह से क्या होता है, जो नॉर्थ आइलैंड है ना, नॉर्थ आइलैंड के ईस्ट में अगर कोई प्लेट सबडक्ट कर रही है, बट नेचुरली यू आर गोइंग टू गेट वोल्केनिज्म, बट नेचुरली यू आर गोइंग टू गेट अर्थक्वेक्स। तो नॉर्थ आइलैंड जो है न्यूजीलैंड का, दिस बिकम्स वेरी टेक्टोनिक। ये क्या होता है, ये टेक्टोनिक बन जाता है। आपको यहाँ पे अर्थक्वेक्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको वोल्केनिज्म मिलेंगे। जबकि जो आपका साउथ आइलैंड है न्यूजीलैंड का, साउथ आइलैंड में कोई सबडक्शन नहीं हो रहा है। तो साउथ आइलैंड इज टेक्टोनिकली स्टेबल। इट इज नॉट एज मच टेक्टोनिकली एक्टिव एज द नदर्न आइलैंड। इट विल नॉट हैव डोमिनेंट वोल्केनिक फीचर्स, थोड़े थोड़े से मिलेंगे, उतने नहीं। एंड अर्थक्वेक्स जो रहेंगे वो नॉर्थ आइलैंड जितने वायलेंट नहीं रहेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सबडक्शन चल नहीं रहा है। तो इफ आई एम जस्ट शोकेसिंग यू द इमेज, गॉट दी। So are you all able to see the image on the board? Please tell me। तब आप ये देख पा रहे हैं? Are you able to see the image on board clearly? ये आपका नॉर्थ आइलैंड है, ये आपका साउथ आइलैंड है। ये जो दिख रहा है आपको, ये सबडक्शन मार्जिन है। तो दिस इज कॉल्ड एज हिराउंगी ट्रेंच। So on the east of New Zealand, you have Hikurangi Trench, North Hikurangi, Central Hikurangi, and South Hikurangi. And after this, जो margin है आपकी, margin ऐसी जाती है। तो दिस इज एन अल्पाइन फॉल्ट। ये एंशियंट फॉल्ट है न्यूजीलैंड की, जो कभी कभी एक्टिव हो जाती है। इसके बाद में जो सबडक्शन जोन है आपका, सबडक्शन जोन नीचे में जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका प्लेट टेक्टोनिक्स है न्यूजीलैंड का। लेट मी गेट साउथ आइलैंड का भी देख लेते हैं, अगर मिल गया तो अच्छा रहेगा।
This is North Island of New Zealand. This is South Island of New Zealand. Let me try to zoom in so that all of you can get it. तो ये जो आपने ट्रेंच देखा, दिस इज कॉल्ड एज हिरांगी ट्रेंच. ऊपर में यू हैव कर्मडैक ट्रेंच एंड जब नीचे इफ यू गो डाउन साउथ तो यू हैव पुएसेगुर ट्रेंच. दिस इज कॉल्ड एज पुएसेगुर ट्रेंच. तो द सबडक्शन जोन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है ऑफ द नॉर्थ आइलैंड एंड इट इज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट ऑफ द सदर्न आइलैंड. सदर्न आइलैंड के वेस्ट में सबडक्शन जोन नहीं है. देयर इज नो सबडक्शन ऑफ प्लेट. दिस इज ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड दिस इज पैसिफिक प्लेट. हेंस बिकॉज ऑफ दिस नॉर्थ आइलैंड जो है ये ज्यादा टेक्टोनिक बनता है एंड सदर्न आइलैंड जो है ये ज्यादा टेक्टोनिक नहीं बनता है. जो सबडक्शन जोन है वो कहां पे है? वो साउथ वेस्ट में है एंड यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में है. एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस. तो आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी समझे कि न्यूजीलैंड में चल क्या रहा है. व्हाट इज गोइंग ऑन इन न्यूजीलैंड बीनीथ द ग्राउंड. एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग दिस. गाइस प्लीज टेल मी, आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो सर. नॉर्थ आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड साउथ आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ जीलैंडिया. नो अरिंदम. Entire New Zealand was a part of Zealandia. Guys, are you all able to hear and see me? Please tell me. So this was the ancient continent of Zealandia, the eighth continent. All clear? चलिए. So write down 2 or 3 points. Write down fresh heading New Zealand. सर वेस्ट में सबडक्शन का इफेक्ट साउथ आइलैंड पे भी तो होगा ना? नहीं नैन्सी मैम, सबडक्शन जो है वो काफी नीचे में है. यहाँ पे है सबडक्शन. इट इज नॉट ओवर हियर. हियर यू डोंट हैव एनी सबडक्शन. हियर यू जस्ट हैव अ अल्पाइन फॉल्ट. ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीलैंडिया. नो सानिया मैम, जीलैंडिया एक अलग कॉन्टिनेंट था. ये पूरा सैंक कर गया. ये जो आप गैप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज केटो ट्रफ. द ओनली रिमेनिंग पार्ट ऑफ जीलैंडिया इज द नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड एंड द साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड. गॉट इट? चलिए. तो राइट डाउन 2 or 3 पॉइंट्स. Yeah, let us begin. Write down. New Zealand. New Zealand was the part of. New Zealand was the part of. New Zealand was the part of an ancient continent. New Zealand was a part of an ancient continent called as Zealandia. Called as Zealandia. Called as Zealandia. Which was called as Zealandia. Which was separated. Which was separated from Australia. Which was separated from Australia by Cato Trough. Which was separated from Australia by Cato Trough. New Zealand was a part of ancient continent called as Zealandia, which was separated from Australia, which was separated from Australia, which was separated from Australia by a depression, which was separated from Australia by a depression called as Cato. मैं ऊपर लिख देता हूँ. Called as Cato Trough. Called as Cato Trough. Called as Cato Trough. Today, 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 the North and the South Island of New Zealand. Today, the North and the South Island of New Zealand. Today, the North and the South Island of New Zealand. Today, the North and the South Island of New Zealand are the two are the two are the two remaining
Today, the North and the South Island of New Zealand are the two remaining floating parts. Are the two remaining floating parts. Are the two remaining floating parts of Zealandia. Are the two remaining floating parts of the Zealandia. The rest of which, the rest of which, the rest of which has submerged. 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 Next point. The subduction zones. The subduction zones. The subduction zones of the Pacific plate. The subduction zones of the Pacific plate. The subduction zones of the Pacific plate lie to the east of lie to the east of lie to the east of North Island. 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 And is referred to as and is referred to as Hikurangi and is referred to as Hikurangi Trench and is referred to as the Hikurangi Trench and is referred to as the Hikurangi Trench and is referred to as the Hikurangi Trench. Now, what I want all of you to do is take up a pencil and आपका जो atlas है आप atlas में ही draw करेंगे. You will not draw this in your copy. So atlas में आप ऐसा draw कीजिए. Okay, please draw like this in your atlas. This is Kermadec Trench. Just draw one simple line like this. This is Kermadec Trench. This is Hikurangi Trench. Then next over here you are having Alpine Fault. Atlas में ही draw करना and please comment me. Don't draw separately in copy. सबने मार्क कर लिया? North Island के east में you are having Hikurangi Trench and towards southwest of the southern island you have Puysegur. Puysegur Trench. Puysegur. Puysegur Trench. Everyone has finished up? Please tell me. Shall I move ahead? Guys, everyone has finished. Please mark up in your atlas only. Don't mark it up in your copy. आपको atlas में ही पता रहना चाहिए सारी चीजें. ठीक है? Okay. Write down. Next point in your copy. The subduction zone
the subduction zone of the Pacific, the subduction zone of the Pacific, the subduction zone of the subduction zone of the Pacific lies further southwestwards. The subduction zone of the Pacific lies further southwestwards of the southern island. Lies further southwestwards of the southern island. Lies further southwestwards of the southern island, comma, 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 the southern island having the southern island having the southern island having the southern island having a transform fault, the southern island having a transform, the southern island having a transform fault called as alpine fault, having a transform fault called as the alpine fault. The southern island having a transform fault called as the alpine fault, with no active subduction, with no active subduction, with no active subduction, with no active subduction. Therefore, 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 as compared to the southern island, therefore, as compared to the southern island, therefore, as compared to the southern island, comma, the northern island, the northern island is more tectonic. The northern island is more tectonic with series of volcanic features. The northern island is more tectonic with series of volcanic features. 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 Okay. It is not stable, Saroj. It is less tectonic. मैं stable नहीं हूँ. I'm telling that it is stable as compared to the northern island because इसके east में active subduction है. The plate is subducting. So, but naturally you are going to have localized forces of friction. तो यहाँ पे earthquakes, volcanism बहुत मिलेगा आपको. But southern island के south west में subduction है. यहाँ पे भी earthquakes आएंगे. You will have earthquakes, but as compared to the north, here the earthquakes will be less. Transform fault, सोनू सर. So दो प्लेट जो है ये प्लेट्स बस टकरा रही है. They are just slipping past one another like this. Subduction means एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे subduct हो रही है. ट्रांसफॉर्म मीन्स दो प्लेट्स खाली ऐसे टकरा रही है. एंड कन्वर्जन मीन्स दो प्लेट टकरा के आपके माउंटेन से ऊपर उठ रहे हैं. So this is called as convergent. This is called as transform. Okay. And अगर कहीं से प्लेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है सो हम उसे कहेंगे डाइवर्जेंट. तो डाइवर्जेंट, convergent and transform. Everyone is clear with this? Please tell me. Shall I move ahead? Yes, Harsh, you have active volcanoes. अभी तो यहाँ पे Vaitamo volcano erupt हुआ था. Shall I move ahead? Saroj sir, is your doubt answered? Please tell me. Saroj sir, is your doubt answered? Please tell me. Okay. So now everybody close your copies and now start marking on your atlas. अभी कॉपी में कोई मार्क नहीं करेगा, हर कोई एटलस में ही मार्क करेगा. Don't open up your copy, see your atlas and start marking. सबसे पहले we are going to start up with the water bodies around New Zealand. Let me take a doubt. सर साउथ वेस्ट में सबडक्शन है, वहां तो आइलैंड फॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा होगा ना? नो नांसी मैम, वहां आइलैंड फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं चल रहा.
देखिए हर सबडक्शन जोन में आइलैंड फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होता है। मैं वही कह रहा हूँ आपको, जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे का पैसिफिक है, ओके, इट इज वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू दैट व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर। यहाँ पे सबडक्शन स्लो हो जाता है नैन्सी मैम। पैसिफिक प्लेट की जो मूवमेंट है फिलहाल वो नॉर्थ वेस्ट में है, नीचे नहीं है। तो सबडक्शन जो है वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट में है, इस तरफ मूवमेंट नहीं है। तो आइलैंड फॉर्मेशन कहाँ होगा? जिस तरफ प्लेट का थ्रस्ट होगा। मुझे आप ये पढ़ाने दीजिए जियोमॉर्फोलॉजी में, पैसिफिक प्लेट की जो मूवमेंट है वो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ है। इसलिए आप फिलीपींस, जापान, कुरिल, यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी भी आइलैंड्स वहां फॉर्म हो रहे हैं। अभी लास्ट मंथ ही जापान के पास में एक आइलैंड फॉर्म हो गया, बिकॉज प्लेट की जो मूवमेंट है वो उस तरफ है। लेट मी टीच यू दी प्लेट डायनामिक्स, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके। Now everyone take up your atlas and start marking the locations. First of all, water body. So the water body separating the Australia from New Zealand, you are having Tasman Sea on the west side. You are having Tasman Sea on the west side. Then this is a very important beach of New Zealand. This is called as the 90. This is called as the 90-mile beach. जो न्यूजीलैंड का नॉर्दर्नमोस्ट पॉइंट है, इट इज कॉल्ड एज केप रेजिना। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जिंदगी में कभी टाइम मिले एंड पैसा मिले जरूर जाके आना, ठीक है? केप रेजिना। Then over here you have a very important bay of New Zealand. You have Bay of Islands. So Bay of Islands is where Captain James Cook entered into New Zealand. जेम्स कुक जो है वो न्यूजीलैंड में एंटर करते हैं इन द ईयर 1748। नहीं, बेहद खूबसूरत है न्यूजीलैंड, बताऊंगा आपको कैसे कैसे। सो हियर यू आर हैविंग बे ऑफ आइलैंड्स। मैं सारे बे आपको मार्क नहीं करा रहा हूँ, चुनिंदा बेज ही मार्क करा रहा हूँ। ओके। केप मीन्स गौरव सर, कि अगर आप केप देखते हैं तो समंदर का जो पानी है ये कोस्टलाइन को इरोड कर करके एक कोस्टलाइन की तरह बनाता है। ओके, इट बिग्स लाइक अ केप सिस्टम। So let me showcase you the photo of Cape Regina. You will get it. So see, this is the photo of Cape Regina. समंदर का जो पानी है ये पानी पूरे लाइन को इरोड कर देता है। सो यू हैव अ प्रोट्रूडिंग इनसाइड द सी। दिस इज हाउ केप रिजना लुक्स लाइक। लेट मी टेक अ गुड फोटो। हाँ, यहाँ से आपको पता दिखेगा। तो समंदर का पानी जो है ये पूरा इसे इरोड कर देता है बिकॉज ऑफ वेव एक्शन। तो यू हैव प्रोट्रूडिंग ओवर देयर केप, ऐसा पॉइंट बाहर निकलता है कॉन्टिनेंटल लैंडमास का। ओके, so this is Cape Regina. Then this is a very important bay. This is called as Bay of Plenty. This is called as Bay of Plenty. And this is a very important gulf for New Zealand.
मैं यहाँ पे इसका नाम लिख रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड एज हौराकी. हौराकी गल्फ. सबको लोकेशंस मिल रहे हैं. तस्मान सी, 90 माइल बीच, केप रेजिना, द नॉर्दर्नमोस्ट पॉइंट ऑफ न्यूजीलैंड, the Bay of Islands from where Captain James Cook entered into New Zealand in the year 1748. Then you have Bay of Plenty, you have Hauraki Gulf. तो अगर आप बे ऑफ प्लेंटी देखेंगे तो यहीं पे 2 साल पहले आपका वोल्केनो इरप्शन हुआ था, वाइटामो. वकारी व्हाइट आइलैंड इरप्शन. So around 30 people lost their lives in this. Vakari, WHAKAARI, वाकारी इरप्शन और व्हाइट आइलैंड. तो ये वोल्केनो जस्ट 2 साल पहले इरप्ट हुआ एंड अराउंड 30 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस. दिस इज इन बे ऑफ प्लेंटी. जो आपको बे ऑफ प्लेंटी दिख रहा है यहाँ पे, तो बे ऑफ प्लेंटी यू आर हैविंग द व्हाइट आइलैंड एक्सप्लोजन. After this bay, it is called as Hawk Bay. This one is called as Hawk Bay. The strait separating the North Island and the South Island, this strait, it is called as Cook Strait, named after Captain James Cook, the person who discovered New Zealand for the Dutch people. तो झील लैंड, झील मीन्स ऐसी लैंड जो नया एनर्जी दे. एंड जीलैंड वाज बेसिकली अ टाउन नियर बेल्जियम, ब्रुजेस के पास में था. तो उसी टाउन के लोगों ने अलॉन्ग विद जेम्स कुक दे डिस्कवर्ड न्यूजीलैंड. तो इसलिए उन्होंने इस नई जमीन को न्यूजीलैंड नाम दे दिया. So Zealand, you have a town near Bruges and Belgium in Netherlands. So the Dutch cartographers, they renamed these two islands as New Zealand, Naya Hoer. So the strait separating the North Island and the South Island is named after Cook Strait. एंड जो न्यूजीलैंड का सदर्न मोस्ट आइलैंड है, इसे हम लोग कहते हैं स्टुअर्ट आइलैंड. दिस इज कॉल्ड एज स्टुअर्ट आइलैंड. So the strait separating the South Island and the Stewart Island, it is called as Hobeok Strait. It is called as Hobeok Strait. It is called as Hobeok Strait. सब लोगों ने मार्क कर लिया? Please give me a final F so that I can move ahead. आयुष सर, मैं आऊंगा उस पे. रेजिना मैम, सॉरी सानिया मैम, केप रेजिना, इट इज बेसिकली अ पोट्रूडिंग, एंड ऐसा पोट्रूडिंग निकलता है बाहर ऑफ द सी. तो जैसे इंडिया का धनुष कोटी है, पंबन आइलैंड, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपका केप रेजिना है. ओके. नाउ न्यूजीलैंड का जो कोस्ट है ना, आपको यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बाइट्स मिलते हैं. to understand the difference between bight, bay and gulf, ये आपको बहुत जगह कंफ्यूज करेगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बाइट, बे एंड गल्फ. BIGHT, bite. Then you have bay and you have gulf. So what do you actually mean by this?
Get a clear image of it. Hmm. Okay, let me try to paint over here itself. आपको गूगल से तो नहीं समझेगा. So when I talk about bite is nothing but a very smooth curvature along the coast. A very smooth curvature along the coast. तो अगर आप न्यूजीलैंड का वेस्ट कोस्ट देखेंगे तो आपको ये बहुत ही ऐसा स्मूथ कर्वेचर मिलेगा. दिस इज कॉल्ड एज वेस्टलैंड बाइट. दिस इज कॉल्ड एज वेस्टलैंड बाइट. एंड ये ऊपर का जो कर्वेचर है दिस इज कॉल्ड एज कारामिया बाइट. दिस इज कॉल्ड एज कारामिया बाइट. आर यू एबल टू सी बोथ ऑफ दिस? प्लीज टेल मी. आपको वेस्टलैंड बाइट एंड कारामिया बाइट दिख रहा है. सो बाइट इज नथिंग बट अ वेरी स्मूथ कर्वेचर अलोंग द कोस्ट. There is no creek, there is no gulf, there is no bay, there is no protruding of the sea into the land. जैसे बॉम्बे में आपके पास बॉम्बे या फिर थाने क्रीक. तो बाइट, बे, गल्फ एंड क्रीक ये अलग अलग नाम है इसके. क्रीक में समंदर का पानी जो है वो पानी अंदर आता है, इसलिए हम उसे थाने क्रीक कहते हैं, वसाई क्रीक कहते हैं. राइट. तो बाइट इज अ वेरी स्मूथ कर्वेचर अलोंग द कोस्ट. जब मैं बे की बात करता हूं तो बे इज नथिंग बट अ स्मॉल वाटर बॉडी, अ स्मॉल वाटर बॉडी, or it can be a ocean also. It can be a ocean. Either it can be a small water body or it can be a ocean which is surrounded by land, which is surrounded by land. But ये जो है ये partly open रहता है. This is partly open. ये partly closed नहीं रहेगा. It is partly open. जैसे इंडिया में आपके पास बे ऑफ बंगाल है. तो अगर आप बे ऑफ बंगाल देखेंगे over here, so see, this is our Bay of Bengal. So Bay of Bengal is a part of Indian Ocean which is surrounded by land and it is partly open. ये इसका open है, it is open to this. जबकि Arabian Sea जो है it is well open. So bay will be a part of a sea or a ocean or a small water body which is surrounded by land. So this will be called as bay. ठीक है. जब मैं गल्फ की बात करूंगा तो गल्फ विल बी लिटिल बिट डिफरेंट. So Gulf is a water body which is partially enclosed by land. जैसे ये आपका है पर्शियन गल्फ. So when I talk about Gulf, Gulf means what? A part of a water body which is enclosed by land. It is not partly open, it is rather enclosed by land which a very narrow opening. इसका जो ओपनिंग है ये काफी नैरो है. So this will be called as what? This will be called as Gulf. Persian Gulf, Mexican Gulf, Gulf of Aden.
ये सारे आपके गल्फ्स हो गए। एवरीवन इज कंफर्टेबल विद द डिफरेंस बिटवीन बाइट, बे एंड गल्फ? प्लीज टेल मी। तो जब मैं गल्फ कहूंगा, ये वाटर बॉडी है जो पार्शियली एनक्लोज्ड है बाय लैंड, इट इज नॉट ओपन, इट इज एनक्लोज्ड। इसकी जो ओपनिंग है वो बहुत ही नैरो है। जबकि मैं बे की बात जब करूंगा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बे, तो बे की जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग इज वाइड। So this is having a wide opening into the sea. So this will be called as bay. Hence when I'm talking about New Zealand, यहाँ पे आपको बेज मिल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे बे ऑफ आइलैंड्स पढ़ा, बे ऑफ प्लेंटी पढ़ा, तो ये कैसे है? यू आर हैविंग ओपननेस टू द सीज। बट जब मैं हावड़ा की गल्फ की बात कर रहा हूं, सो हावड़ा की गल्फ जो है, इट इज सराउंडेड बाय लैंड एंड इसकी ओपनिंग जो है ये छोटी है। तो दिस इज गल्फ, ऑल ऑफ दीज आर बेज। यहाँ पे आपका हॉक बे है, यहाँ पे आपका पावर्टी बे है, तो ऑल ऑफ दीज आर बेज। एंड स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट इज अ वेरी नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्ज ओशंस। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको कुक स्ट्रेट कह दिया, so Cook Strait is a very narrow water body which is connecting the Pacific Ocean with the Tasman Sea. तो छोटी सी narrow water body which connects two big oceans or two big seas, उसे हम लोग कहेंगे strait. Everyone is comfortable with the definitions now? Please tell me. So shall we discuss some of the bays of and the bights of New Zealand? एक हो गया आपका कार्मिया ब्लाइट, then you have वेस्टलैंड बाइट। जब आप नॉर्थ आइलैंड में जाएंगे, व्हेन यू गो टू नॉर्थ आइलैंड, तो आपको यहाँ पे दो बाइट्स मिलेंगे। यू विल गेट नॉर्थ तारानाकी बाइट एंड हियर यू विल बी गेटिंग द साउथ तारानाकी बाइट। नॉर्थ तारानाकी एंड साउथ तारानाकी। आर यू ऑल एबल टू सी दिस? तो ये आपका कंप्लीट साउथ तारानाकी है एंड ये आपका कंप्लीट नॉर्थ तारानाकी है। आर यू फाइंडिंग दिस टू बाइट्स ओवर देयर? And the most important bite of New Zealand, Southern Island की, you are having Canterbury bite. You are having Canterbury bite. P-I-G-H-T. Canterbury bite. Please comment once you have all written it up. Sir, can strait divide two land bodies? No, ma'am. No. साहिल सर, जो स्ट्रेट होती है वो दो वाटर बॉडीज को डिवाइड करती है, स्ट्रेट ऑफ होमरूज, स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मेडिटेरेनियन, अटलांटिक। तो वो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है नैरो चैनल पर, उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रेट। ठीक है, चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट मैपिंग द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द आइलैंड्स। So in the North Island, are you seeing this lake? So this is called as Lake Taupo. And ये जो है, this is called as Lake Rotorua. Are you seeing Lake Taupo and are you seeing Lake Rotorua? लेक रोटोरुआ एंड लेक टाउबो। गाइस, ऐसे मैप्स आपको हेल्प कर रहे हैं? प्लीज कमेंट। आर दीज मैप्स हेल्पिंग यू टू लोकेट दी एंट्रीज प्रॉपरली? और मैं ड्रॉ करूं आप सबके लिए? आप सबको इससे फायदा होगा कि और शुड आई ड्रॉ दिस फॉर ऑल ऑफ यू? प्लीज बताइए, कमेंट मी दैट दिस इज फाइन एंड और शुड आई ड्रॉ इट?
सब कुछ लिखा हुआ है, इससे ज्यादा फायदा है। ओके सर, ऑल ओके दिस वे, ठीक है, चलो दिस इज फाइन, चलो गुड गुड। Rotorua is not a collection of lakes actually. Rotorua is a basically region. ये लेक रोटोरुआ यही वाला है, बट इट्स अ बेसिकली अ पार्ट ऑफ कैल्डेरा। ओके, ये कैल्डेरा है। बोथ ऑफ दीज आर कैल्डेरास, बोथ ऑफ दीज आर वोल्केनिक क्रेटर्स। तो इसे हम लोग कहते हैं कैल्डेरास। लेट मी शोकेस यू अ फोटो ऑफ दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? When I'm saying caldera, so caldera is nothing but a large volcanic crater. Are you able to see this photo? तो ये जो है, दिस इज योर लेक रोटोरुआ। इसके बीच में आपका एक सेंट्रल वेंट टाइप वोल्केनो था। ये वोल्केनो फट गया। नाउ दैट वोल्केनो हैज बिकम डॉर्मेंट, इट हैज बिकम एक्सटिंक्ट। So the rainwater has basically accumulated over the crater. And if this crater size increases, then we call this as caldera. So this is called as Lake Rotorua. तो रोटोरुआ एंड टाउपो, बोथ ऑफ देम आर कैल्डेरास। मैं आपको एक टाउपो भी दिखा देता हूं सो दैट ऑल ऑफ यू कैन अप्रिशिएट इट। So this is Lake Taupo of New Zealand, a very big volcanic caldera. पहले यहाँ पे वोल्केनो का वेंट था, वो वोल्केनो फट गया। नाउ दैट वोल्केनो हैज बिकम एक्सटिंक्ट। The rain water, the glaciated water has accumulated over here, and hence you are now seeing it as a caldera, a big caldera. And mind you, यहाँ का जो पानी रहेगा, it will be very sulfur rich. पानी जो है वो साफ नहीं रहेगा, पानी बहुत मैला रहेगा and will be high in sulfur. तो ऑलमोस्ट ब्लू कलर वाटर, इफ यू सी कलर जो है, ये कलर बहुत ज्यादा डीप ब्लू रहता है। साहिल सर, व्हाट इज कैल्डेरा? सो कैल्डेरा इज नथिंग बट अ बिग वोल्केनिक क्रेटर। एक बहुत ही बड़ा वोल्केनिक क्रेटर रहता है। क्रेटर जो रहता है, इट इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो। When I'm talking about crater, crater is just like this. If I'm drawing the diagram for you, तो ये आपका वेंट रहता है जहां से आपका लावा बाहर निकलता है। ऐसा आपका वोल्केनो बनता है। तो अगर ये वेंट बंद हो गया, तो ऊपर में ना आपका एक ऐसा डिप्रेशन बन जाता है। एंड इस डिप्रेशन में यू अक्यूमुलेट रेन वाटर। अगर ये डिप्रेशन बहुत बड़ा हो गया, तो इसे हम लोग कैल्डेरा कहते हैं। इस फिश लिविंग वेरी डिफिकल्ट राघवेंद्र सर, बहुत ही डिफिकल्ट। Normally they are devoid of aquatic wildlife because the water is very acidic. Certain species who are acclimatized to basically live in highly acidic conditions वो यहाँ रह सकते हैं, नहीं तो नहीं। ओके सर, आपने सल्फर रिवन हॉटस्पॉट में बताया था जिसमें लोग मरे थे। यस, मैं वही कह रहा हूँ हर्ष सर। सो आई हैव विजिटेड बोथ ऑफ दीज टू लेक्स। मैं आपको फोटोज भी दिखा दूंगा। आई हैव गॉट दी परमिशन। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन दोनों लोकेशंस की मेरी खींची हुई फोटो दिखाऊंगा, एंड आई विल शोकेस यू द वीडियोस आल्सो, सो दैट आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाए कि पानी कैसा रहता है। तो इसके बाद मैं आप सबको मेरी खींची हुई फोटोज एंड वीडियोस दिखाऊंगा, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपरली। ठीक है? I have visited both of these two places. I have stayed over here for 10 days. तो मैं आपको इनकी फोटो भी दिखाऊंगा एंड वीडियो भी दिखाऊंगा, so that all of you can appreciate it. Everyone has marked up. Shall I move ahead? चलो, let us quickly go to the southern island and we'll wind up New Zealand.
ये न्यूजीलैंड एक प्रीकर्सर है, एक टीजर की तरह है जो आने वाले कॉन्टिनेंट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, on the western side of the southern islands, can you see southern Alps? आपको southern Alps दिख रहे होंगे। What is the perfect time to visit over here? Right now, December, January, February, right now. तो चलना है आयुष सर, बताइए, चले अगले वीक? नहीं सर, एग्जाम के सिलेक्शन के बाद। वेरी गुड। So now guys, please remember, Northern Alps are in Finland, the Alps are in Switzerland and the Southern Alps are in New Zealand. भूलना मत। Northern Alps कहाँ पे है? Northern Alps है फिनलैंड में, जहाँ पे हैरी पॉटर मूवी की शूटिंग हुई थी, जहाँ पे मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग हुई थी। तो Northern Alps they are in Finland, Alps are in Switzerland and Southern Alps they are in New Zealand. भूलना मत इसे, ठीक है? नहीं तो गड़बड़ करके आओगे। Now, if you see Southern Alps, so Southern Alps they have got series of glaciated lakes. आपको बहुत ज्यादा ग्लेशिएटेड लेक्स मिलते हैं। तो मैं आपको 3-4 नाम दे रहा हूं इन लेक्स के, वो 3-4 नाम आप सब लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दिस इज लेक टेकापो, दिस इज लेक पुकाई, लेक टेकापो, लेक पुकाई, then you have lake Wanaka, you have lake Hawaii, you have lake Wanaka, and then you have lake Wakatipu. Wakatipu is the longest lake of New Zealand. This is approximately 81 kilometers long and it is one of the deepest lakes of the world because इसकी depth 900 मीटर तक जाती है. It goes till 900 meters. तो अगर किसी ने कहो ना प्यार है मूवी देखी होगी तो उसमें यही लेक दिखाया गया है, लेक वाकाटिपू. Okay. In the next class, I will showcase you all of the videos and photos I have taken so that आप सबको एक आइडिया आ जाए, ठीक है। लेक टेकापो, लेक पुकाई, लेक हावेई, लेक वनाका एंड देन यू हैव लेक वाकाटिपू. ये जो लेक है, दिस इज कॉल्ड एज लेक टिवाना. दिस इज कॉल्ड एज लेक टिवाना. यस, इट्स वेरी लॉन्ग हर्ष. ओके, बहुत ही लॉन्ग लेक है ये एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट. 900 मीटर तक डेप्थ जाती है इसकी. तो लेक वाकाटिपू. ऑल ऑफ दीज आर ग्लेशिएटेड लेक्स ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। लेक टेकापो में मुझे 25,000 रुपए का फाइन लग गया था, तो मैं ये दिन कभी नहीं भूल सकता हूँ, बिकॉज एक्चुअली गोइंग इनटू द लेक्स इज नॉट अलाउड. न्यूजीलैंड की फिलोसॉफी है कि जैसा है वैसा ही रखो, उसे दूषित मत करो. तो 200 नहीं, कितना अराउंड लगभग लगभग $450 का फाइन लग गया था मुझे. तो उस वक्त का रेट अराउंड 55-50 चल रहा था, तो 25,000 का फाइन लग गया मुझे उस वक्त. दिस इज वे बैक इन 2018. पता ही नहीं था अभी क्या करें, चले गए सेल्फी लेने के लिए.
सेल्फी लेने के चक्कर में 25,000 का फाइन लग गया अपने को। चलिए, हाउ सर, हाउ यू फाइंड टाइम टू विजिट? परमवीर सर, अभी वो तो समय समय की बात रहती है, ठीक है। My philosophy is simple. Out of 365 days, work for 350 days and roam for 15 days. ये मेरी फिलोसॉफी है कि 350 दिन काम करो एंड 15 दिन मस्त घूम के आओ। देखते हैं अब इस बार कहाँ जाएंगे। दिस ईयर आई एम प्लानिंग टू विजिट अफ्रीका बिकॉज अफ्रीका इज स्टिल अनटच्ड। देखते हैं, अफ्रीका गए तो फिर आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दूंगा मैं रिफ्ट वैली की। बट दिक्कत वही है कि अफ्रीका जाने के लिए यू रिक्वायर वैक्सीनेशन ऑफ मलेरिया एंड ऑफ येलो फीवर। Everyone has marked up, please tell me. सबने lakes mark कर लिए? All of these are glaciated lakes. Everyone has marked up, please tell me. Now I have to explain you a very important concept. तो please board पे focus कीजिएगा, ठीक है। Everyone is charged up. एक बहुत important concept explain कर रहा हूँ, the first physical concept of mapping, and this concept you will have to apply everywhere. Now, if you see the latitudinal extent of New Zealand, कि न्यूजीलैंड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो न्यूजीलैंड नॉर्मली इट स्टार्ट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम 34 डिग्री साउथ, तो इट गोज अप टिल 44 डिग्री साउथ। तो ये न्यूजीलैंड का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है। जाहिर सी बात है, जब मैं सदर्न हेमिस्फीयर में आई एम बिलो द ट्रॉपिक्स, आई विल बी इन द जोन ऑफ वेस्टर्ली विंड्स। तो न्यूजीलैंड में जो बारिश आएगी वो कहां से आएगी? न्यूजीलैंड में बारिश पूरी वेस्टर्ली विंड से आएगी। तो वेस्टर्लीज विल ब्रिंग द रेनफॉल इन न्यूजीलैंड प्रीडोमिनेंटली। अभी वेस्टर्लीज जो है, इनको अड़ा कौन रहा है? तो द सदर्न आल्प्स दे आर एक्टिंग एज ओरोग्राफिक बैरियर्स टू द वेस्टर्लीज। तो होगा क्या? बारिश जो रहेगी वो कहां पे होगी? बारिश सारी वेस्ट कोस्ट में होगी। ऑन द ईस्ट कोस्ट यू विल बी हैविंग द प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। दीज आर कॉल्ड एज कैंटेबरी प्लेन्स। These are called as Canterbury Plains. Why we are having plains on the east coast of New Zealand? Because Southern Alps, they are acting as orographic barriers to the oncoming westerlies. So on the east coast, you are having Canterbury Plains, and on the west coast of New Zealand, guys, you won't believe, even मैं जब visit किया था मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, but on the west coast of New Zealand you find mangroves. तो वेस्ट कोस्ट ऑफ न्यूजीलैंड में आपको मैंग्रोव्स मिलते हैं। बारिश इतनी हो जाती है, दिस बीइंग टेम्परेट, बट स्टिल यू फाइंड ट्रॉपिकल टाइप ऑफ रेन फॉरेस्ट। So you find rainforest on the west coast of New Zealand. It is called as Haas Coast. हमारी धरती जो है ये बहुत ही अजीब है। So you find such kind of mangrove trees in New Zealand. कहाँ पे? West coast of Southern Island. It is called as Haas, Haas, Haas Coast. सर एल नीनो इनको भी इफेक्ट करता है? नहीं, न्यूजीलैंड को उतना नहीं, बिकॉज न्यूजीलैंड जो है हर सर ये टेम्परेट साइक्लोन्स के जोन में आता है। तो जेट स्ट्रीम्स एंड रॉसबी वेव ज्यादा इम्पैक्ट करती है न्यूजीलैंड को। जो आपके एयर मास से सर्कुलेशन रहता है वो न्यूजीलैंड को ज्यादा इम्पैक्ट करता है, नॉट एल नीनो, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट ईयर दे इम्पैक्टेड न्यूजीलैंड, बट एल नीनो नहीं, उतना नहीं है, ठीक है। Everyone has marked up Canterbury Plains. Please tell me, सब लोगों ने कैंटरबरी प्लेन्स मार्क कर लिए हैं?
It is not Cadbury, it is Canterbury. Don't get confused. न्यूजीलैंड है इतना सा, but New Zealand contributes roughly 30 to 35% to global dairy sector. इतना 30 से 35% का ग्लोबल डेयरी सेक्टर को कंट्रीब्यूट करता है अकेला न्यूजीलैंड. यहां से यहां तक 800 किलोमीटर भी नहीं है, एंड यहां से यहां तक इट इज नॉट इवन 400 किलोमीटर्स. ठीक है, इतना सा देश है, बट इट कंट्रीब्यूट्स कितना, 30 to 35% टू द वर्ल्ड्स डेयरी सेक्टर. बहुत ही ज्यादा मास स्केल पे यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, एंड इट्स सस्टेनेबल. हाँ, ऐसा नहीं है कि दे गो फॉर अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, दे गो फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. तो सब लोग डरते हैं न्यूजीलैंड से, चाइना, अमेरिका, इंडिया. इनफैक्ट अमूल ने अपोज किया था न्यूजीलैंड को, सॉरी अमूल ने अपोज किया था इंडिया को कि यू डोंट साइन द आरसीईपी विद चाइना, बिकॉज अगर आप आरसीईपी चाइना के साथ साइन कर लेंगे तो न्यूजीलैंड सस्ता दूध इंडिया में ला लेगा, तो आधा हो जाएगा हमारा प्राइस मिल्क. तो एवरीवन फीयर्स न्यूजीलैंड फॉर दिस, बिकॉज न्यूजीलैंड में ना मैन्युफैक्चरिंग या फिर पैकेजिंग बहुत ही कम है. वो फूड क्रॉप्स पे, मिल्क प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. यू गेट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क आउट देयर. ओके, एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस. चलो, तो नाउ क्विकली सम ऑफ द सिटीज ऑफ न्यूजीलैंड. ठीक है, तो आप एटलस में देखिए, मेरे तरफ मत देखिएगा. हाँ, वही तो है अरिंदम सर, अमूल का तो वही है ना, अपोज कर दिया, बट सपोर्ट तो करना ही पड़ता है. तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, हमारा दोस्त होता है, राइट? तो दुश्मन का दुश्मन तो हमारा दोस्त बनना चाहिए ना, वैसी बात है. कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज क्लोजर, ऐसे समझो आप. ठीक है. वही डिप्लोमेसी होती है बेटा, है ना. चलिए, तो शैल आई बिगिन अप विद द सिटीज. आप एटलस में मार्क कीजिए, एटलस में लिखते चलिए, डोंट नीड टू राइट एनीथिंग इन योर कॉपीज. इन द नॉर्थ आइलैंड ऑन द नॉर्दर्न पार्ट, कैन एवरीबॉडी सी ऑकलैंड? ऑकलैंड मार्क कर लीजिए. सो ऑकलैंड इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ न्यूजीलैंड एंड इट इज ऑल्सो द इकोनॉमिक कैपिटल. लगभग 18 लाख पॉपुलेशन है ऑकलैंड की. द कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड इज क्लोज टू 49 lakhs. 50 लाख से कम है न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन, तो उसमें से 1/3 पॉपुलेशन ऑकलैंड में रहती है. देन बिलो ऑकलैंड यू विल फाइंड द सिटी कॉल्ड एज हैमिल्टन. आपको हैमिल्टन दिख रहा है ऑकलैंड के नीचे में, देखिए आपको यहाँ पे हैमिल्टन दिखेगा. चलिए इसमें, आर यू फाइंडिंग हैमिल्टन? सो हैमिल्टन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स सेंटर. स्पोर्ट्स सेंटर है ये. देन हैमिल्टन के साउथ ईस्ट में यू विल बी फाइंडिंग रोटोरुआ. हैमिल्टन के साउथ ईस्ट में यू विल बी फाइंडिंग रोटोरुआ. रोटोरुआ इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड. इकोनॉमिक कैपिटल्स ने हमें, रोटोरुआ इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड. एंड इन रोटोरुआ यू फाइंड अबोरिजिन्स ऑफ न्यूजीलैंड. रोटोरुआ में आपको न्यूजीलैंड के अबोरिजिन्स मिलते हैं. So the aborigines of New Zealand, aborigines, they are also called as First Nations. So First Nations slash aborigines of New Zealand, they are called as the Maori. तो माओरीज जो है ये न्यूजीलैंड में लगभग 900 CE से रह रहे हैं. Almost 1200 years they are living in New Zealand. And 1748 में डच पीपल आ गए एंड उन्होंने माओरीज को खदेड़ दिया. Maoris, they come from Fiji and Samoa. अभी रिसेंटली आपने न्यूज देखी है क्या पता नहीं, बट एक माओरी की स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हो गई न्यूजीलैंड में. तो शी वाज जस्ट 21 years old. She was elected as the youngest MP, member of parliament in New Zealand, and she is a Maori. तो उनका जो
माओरी की जो स्पीच थी उनकी, जो माओरी का वॉर क्राई था, वो बहुत वायरल हो गया, है ना? इट्स नॉट डांस निहारिका मैम। अरे उसे डांस मत कहिए, दैट इज देयर वॉर क्राई, हाका। यस, इट इज कॉल्ड एज हाका सॉन्ग। यस शशांक सर, वॉर क्राई है वो माओरीज का। या सर, माओरी तो पूरे खत्म हो गए थे ना? नहीं, पूरे कहां से खत्म होंगे हर्ष सर? दे आर बीइंग लेफ्ट नाउ टू द नॉर्दर्न आइलैंड। साउथ में नहीं है वो, नॉर्दर्न आइलैंड में ही ज्यादा है। बट नाउ माओरीज दे आर गेटिंग गुड रिकॉग्निशन। रोटोरुआ जो है वो उनकी वो कल्चरल सिटी है। तारानाक में भी, यस गौरव सर। सो नॉर्थ तारानाकी बाइट, साउथ तारानाकी बाइट, दे आर कॉल्ड एज वांगहुई तारानाकी प्लेन्स। तो जहां पे आपने नॉर्थ तारानाकी बाइट एंड साउथ तारानाकी बाइट लिखा है, दोज प्लेन्स दे आर कॉल्ड एज वांगहुई तारानाकी प्लेन्स। ये जो आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज वांगहुई तारानाकी प्लेन्स। So these are the ancient plains of Maoris। निचले वाले पार्ट ही खाली हो जाता है जाके लेक्स में। न्यूजीलैंड के निचले वाले पार्ट में खाली क्यों ही ज्यादा लेक्स है? बिकॉज हर सर, इट इज मेजरली मेड अप ऑफ माउंटेन्स। यहाँ पे माउंटेन्स उतने नहीं, यहाँ पे प्लेन्स ज्यादा है नदर्न आइलैंड में। तो नदर्न आइलैंड में प्लेन्स का डोमिनेंस है, जो माउंटेन्स है आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, जबकि सदर्न आइलैंड में माउंटेन्स बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट नेशंस किसने पूछा था डाउट? आकाश सर, फर्स्ट नेशंस मीन्स ऐसे लोग जो वहां पे पहले से रह रहे हैं। जैसे इंडिया के फर्स्ट नेशंस कौन से हैं? इंडिया के फर्स्ट नेशंस दे आर द खोन्स एंड द गोंड्स, जहां जिससे आप और मैं हर कोई इवॉल्व हुआ है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं तो यू हैव द मंगोलाइड्स। अगर आप लोग सेंट्रल इंडिया में हैं तो आप ऑस्ट्रोलोपिथिकस, खोन ट्राइब्स, गोंड ट्राइब्स, बिल्स, यस, संथाल्स। तो ये सारे फर्स्ट नेशंस है, ऐसे लोग जो पहले से वहां पे रह रहे हैं। क्या? ठीक है, चलिए। देन टू द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ न्यूजीलैंड, नॉर्थ आइलैंड, विल यू फाइंड वेलिंगटन। वेलिंगटन दिख गया सबको? चलिए फटाफट। तो वेलिंगटन वी हैव द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। वेलिंगटन वी हैव द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। व्हाट इज द टाइम? ओ माय गॉड, 2:35। गाइस क्विकली चलो वाइंड अप करो फटाफट। अरे यार, आप ये मैपिंग पढ़ाते पढ़ाते टाइम का ध्यान ही नहीं रहता है। चलो थोड़ा सा फटाफट कीजिए। एनी मेजर रिवर इन न्यूजीलैंड? आपके कुछ काम की नहीं है, मैकेंजी है, बट नो, नथिंग ऑफ योर कॉन्सिक्वेंस। आपके लिए कोई जरूरी नहीं है वो। रिवर्स ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की, यूरोप की इंपॉर्टेंट है, वहां पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फटाफट गाइस। वेलिंगटन, एवरीबडी हैज मार्क्ड अप वेलिंगटन। Then where you have Canterbury Bight, so there you will be finding Christchurch, the educational capital as well as the cultural capital of New Zealand. Rotorua भी है, and then you have the Christchurch also. Nancy ma'am, I'm coming to Delhi. मैं आज दिल्ली आ रहा हूँ। ठीक है, if you want to meet me, you can meet me. Christchurch, सबने माइक कर लिया? Christchurch, Christchurch is the educational capital as well as the cultural capital of the New Zealand along with Rotorua. ठीक है, then last city of New Zealand you will find Dunedin. Yes, agriculture also. Yes, Aditi ma'am. So agricultural capital also.
देन लास्ट सिटी यू विल फाइंड ड्यूनेडिन। ड्यूनेडिन दिख रहा है आपको क्राइस्टचर्च के नीचे में? जहां पे ड्यूनेडिन है ना, वहां पे आप एक एंट्री मार्क कर लीजिए। देयर प्लीज राइट डाउन एन एंट्री। यहाँ पे आपका ड्यूनेडिन है, तो यहाँ पे आप एंट्री मार्क कर लीजिए। राइट डाउन इट एज ओटैगो शील्ड। ओटैगो शील्ड। ओटैगो शील्ड इज द मिनरल हार्ट बेल्ट ऑफ न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे आपको मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। यू फाइंड मिनरल्स ओवर हियर, ओटैगो शील्ड। ठीक है, चलिए। तो गाइस आई टेक योर लीव फॉर नाउ टुडे। ठीक है, कल क्लास होगी या नहीं होगी, आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू टुमारो मॉर्निंग। द क्लास इज नॉट येट शेड्यूल्ड, डिपेंडिंग अपॉन माई शेड्यूल आई विल इन्फॉर्म यू। I will be available in ORN on 19th January from 11 p.m. sorry 11 a.m. तो आप मुझे 11 बजे से आके मिल सकते हैं जो दिल्ली में है। अदरवाइज यू कैन कॉल मी अप ऑल्सो एंड वी कैन मीट अप एट डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो। ठीक है, यस आई विल ब्रिंग अप वार्म क्लोज। थैंक यू। तो जो लोग मिलना चाहते हैं प्लीज मुझे कॉल कर लेना, हम लोग देख लेंगे कैसा मिल सकते हैं। तो ठीक है, आई एम लिविंग टुडे एंड आई विल बी कमिंग बैक ऑन 20th, बट पैक शेड्यूल बहुत है तो मुझे एक बार कॉल कर देना बस। ठीक है, okay Sahil, I will share mapping PYQs, don't worry. So I take your leave for now. Please guys take good care of yourself, पढ़ाई करो, ठीक है, एंड कुछ मदद लगे तो प्लीज बताइएगा मुझे, ठीक है। इफ पॉसिबल विल मीटिंग अप टुमारो, अदरवाइज विल डायरेक्टली मीट ऑन मंडे ना। जो लोग दिल्ली में है प्लीज आप मुझे कॉल कीजिए, हम लोग मिल लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीबody, प्लीज टेक गुड केयर। आई हैव टू रश टू नाउ, पैकिंग भी बाकी है मेरी। आई विल रश एंड आई विल मीट यू ऑन मंडे। ओके, बाय बाय एवरीबody।